है ना। इजराइल हमास युद्ध में हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार स्वागत है। फिर से स्वागत है। मैं हूं अमृतपाल सिंह और मैं ऐतिहासिक शहर, इजराइल के ऐतिहासिक शहर यरूशलेम से आपके साथ जुड़ा हूं। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे युद्ध से जुड़ी हर एक हलचल। साथ ही बात होगी मानवीय सहायता की, डिप्लोमेटिक प्रयासों की। जैसे कि आप जानते हैं कि युद्ध का आज 18वां दिन है और इस सब के बीच कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज यहां मौजूद हैं। वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लगातार मुलाकात उनकी चल रही है सुबह से ही, और इन प्रयासों के बावजूद भी लड़ाई अपने अरूज पे है और फिलहाल ये लड़ाई थमती नहीं दिख रही। इजराइल हमास संघर्ष की लपटें 18वें दिन भी वैसे ही उड़ती देखी जा सकती हैं। बीती रात गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले देखे गए। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटों में गाजा में कम से कम 400 ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली सेना ने अपने हमले में हमास की सुरंग, दर्जनों कमांड सेंटर और लुकआउट पोस्ट को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने इन ठिकानों पर किए गए हमले का फुटेज भी जारी किया है। इजरायली रक्षा बलों और इजराइल सुरक्षा प्राधिकरण ने जमीनी युद्धाभ्यास के लिए गाजा सीमा पर तैयारी कर रहे इजरायली सैनिकों को खतरे में डालने वाले ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। हमले की जद में दर्जनों मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर आए। हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं। इजराइल में मृतकों की संख्या 1400 से अधिक बताई गई है। वहीं गाजा में अब तक 5087 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस बीच इजराइल की सेना ने रात भर गाजा सीमा में सीमित छापेमारी का दावा किया है। इजराइल की सेना ने कहा है केवल उन जगहों पर हवाई हमले किए गए जहां फिलिस्तीनी आतंकवादी इजराइल पर किसी बड़े हमले के लिए जुट रहे हैं। हमारी सेना हमास के दर्जनों ठिकानों पर हमला कर रही है। हमले उन ठिकानों पर हो रहे हैं जहां आतंकवादी युद्ध के अगले चरणों की तैयारी के लिए संगठित हो रहे हैं। साथ ही रात के दौरान गाजा सीमा में टैंक और पैदल सेना बलों द्वारा छापे मारे गए। सेना द्वारा यह छापेमारी लापता लोगों और बंधकों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए थी। इजराइल की सेना संघर्ष के अगले कदम के लिए पूरी तरह से तैयार है। गाजा सीमा पर योजनाबद्ध आक्रमण के लिए इजरायली सेना जुट गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजराइल की दक्षिणी सीमा के तटों का दौरा किया और अर्शदोद नौसेना बेस पर भी दौरा किया, जहां उन्होंने नौसैनिक अभियानों की समीक्षा की। ऑपरेशन के लिए सेना तैयारी जारी रखे, जल्द ही जमीनी युद्ध का समय आएगा। हम अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हवा, जमीन और समुद्र से एक साथ हमले के लिए तैयार रहें। वहीं इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इजराइल गाजा में बंदियों के मुद्दे पर संभावित जमीनी हमले को नहीं रोकेगा। इजराइल के ऊर्जा मंत्री काटच ने कहा कि बंधकों को घर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन बंदियों के मुद्दे पर इजराइल सेना के जमीनी हमले सहित हमारी युद्ध से जुड़ी योजनाओं में कोई बदलाव नहीं आएगा। इजराइल के हमले के जवाब में हमास ने भी गाजा सीमा से दक्षिणी इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे। हमास ने दावा किया कि उसकी सेना दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में बख्तरबंद फोर्स के साथ मिलकर लड़ रही है। हमास का कहना है कि उनके लड़ाकों ने इजरायली सेना के कई हथियारों को नष्ट कर दिया था। वहीं हमास की सशस्त्र विंग इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड द्वारा जारी किए गए फुटेज में लड़ाकों को गाजा से ड्रोन हमले करते हुए देखा गया है। हालांकि जारी वीडियो में स्थानों या वीडियो को फिल्माए जाने की तारीख की पुष्टि नहीं की जा सकती है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच दूसरे मोर्चे इजराइल लेबनान पर भी लड़ाई जारी है। संघर्ष की आग इजराइल लेबनान सीमा पर भी भड़की हुई है। इजराइल ने लेबनान सीमा में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। उत्तरी इजराइल में लेबनान की सीमा के पास आसमान में धुआं देखा गया है। लेबनान के निकट सीमा क्षेत्र में इजरायलियों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। इजराइल ने लेबनान से सटे सीमा पर लोगों को निकालने की व्यवस्था की है और इसे लगातार बढ़ा रहा है। इजराइल की सेना ने कहा कि अब तक लेबनान सीमा पर
7 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका के विदेश विभाग ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच क्षेत्र में ईरानी प्रॉक्सी वार पर चिंता जाहिर की है। तनाव के बीच अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए हैं। वहीं बाइडेन प्रशासन ने खासकर अमेरिकी नागरिकों के लिए गाजा से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की बात कही है। इजराइल हमास संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होता दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को लोगों की जिंदगी की अनदेखी करने वाली किसी भी सैन्य रणनीति के उल्टा पड़ने के प्रति चेताया। इजराइल हमास को खत्म करने के लिए लगातार अपने हमले बढ़ा रहा है। इन हमलों को देखें तो ये आशंका जताई जा रही है कि इस संघर्ष का दायरा और बढ़ न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए समझते हैं कि ये लड़ाई कहां जा रही है। जो संघर्ष लगातार जारी है, इजराइल अपनी मिलिट्री कैंपेन और तेज कर रहा है और तीव्र कर रहा है। इसके परिणाम क्या होंगे? ये जो कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं, इनका क्या असर पड़ेगा और आगे वाले दिन किधर को जाते दिखेंगे? इजराइल और हमास में चल रही जंग दिनों दिन और तीव्र होती जा रही है और स्थिति और बदतर होती जा रही है। कल रात की अगर बात करें तो इजराइल ने अपने हवाई हमले और तेज कर दिए और हमास की माने तो कल रात में ही, सिर्फ कल रात में ही 140 लोगों की मौत हुई और कई सैकड़ों इसमें घायल हुए। सवाल अब ये है कि ये युद्ध कहां जा रहा है। इजराइल कहता है कि वो अपनी मिलिट्री कैंपेन आने वाले दिनों में और तेज करेगा और तब तक नहीं रोकेगा जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने आज सुबह कहा कि वो सी, लैंड और एयर के थ्रू अटैक्स और तेज कर देंगे। वहीं टेल अवीव पर आने वाले वेस्टर्न लीडर्स की लाइन लंबी है और लगातार तांता लगा हुआ है। आज यहां फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए हुए हैं। कल नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट थे। उससे पहले जर्मन चांसलर, अमेरिका के राष्ट्रपति, यूके के प्रधानमंत्री, ये लोग सब लोग आए यहाँ। ये लोग इजराइल पर ये प्रेशर बना रहे हैं कि आप ग्राउंड असॉल्ट मत शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप ग्राउंड असॉल्ट करते हैं तो सिविलियन कैजुअलिटीज और ऊपर जाएंगी। इसके साथ ये हिजबुल्लाह फ्रंट खोल सकता है और ये जंग रीजनली एस्केलेट हो सकती है। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि हमें वक्त दीजिए अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाने का, क्योंकि जो बंधक हैं उनमें कई फॉरेन नेशनल्स हैं। 2 अमेरिकी नागरिक पहले जो बंधक थे उनको छोड़ा और कल 2 बूढ़ी इजरायली औरतों को भी छोड़ा गया, पर अभी भी 200 से ऊपर बंधक हमास के पास हैं। वेस्टर्न देश इजराइल को ये कह रहे हैं कि आप अपनी एयर स्ट्राइक्स जारी रखें हमास पर और ये भी देखें कि सिविलियन कैजुअलिटीज कम हो, पर ग्राउंड असॉल्ट अभी ना करें, क्योंकि उसके साथ एक तो हॉस्टेजेस की समस्या है और दूसरा ये जंग और बढ़ सकती है और एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब बंधकों की बात। पहले 2 अमेरिकी नागरिक छोड़े गए, जिसमें 2 महिलाएं थीं, एक माँ और एक बेटी, और अब 2 इजरायली औरतें जो बुजुर्ग हैं उनको अब तेल अवीव लाया गया है इलाज के लिए। हमास कह रहा है कि उनको मानवीय और उनकी सेहत के कारण, स्वास्थ्य के कारण रिहा किया गया है। वहीं इजराइल ने बंधकों की रिहाई के लिए इजिप्ट का या मिस्र का शुक्रिया अदा किया है। अपने जो बंधकों के फिगर्स हैं, टोटल बंधकों के फिगर्स वो रिवाइज किए हैं। अब इजराइल कह रहा है कि करीब 222 बंधक हैं और उनको लगातार छुड़वाने का प्रयास जारी है। गजा में बंधक बनाकर रखी गई इजराइल की 2 बुजुर्ग महिलाओं को हमास ने रिहा कर दिया है। 85 साल की योशोवेद लिफ्शिट्ज और 79 साल की नूरित कूपर को रफा बॉर्डर पर रेड क्रॉस को सौंपा गया। रफा सीमा गजा और मिस्र के बीच स्थित है। इन दोनों बुजुर्ग महिलाओं को इनके पतियों के साथ गजा की सीमा से सटे किबुत्ज नीर ओज से हमास के आतंकी 7 अक्टूबर को बंधक बनाकर ले गए थे। इनके पतियों को हमास ने अभी रिहा नहीं किया। हमास ने इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी मां और बेटी को रिहा किया था। अब तक कुल 4 बंधक रिहा हो चुके हैं। हमास ने कहा कि स्वास्थ्य और मानवीय आधार पर इन 2 बुजुर्ग महिलाओं को रिहा किया गया है। इन बुजुर्ग महिलाओं को इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए
तेल अवीव लाया गया। हेलीकॉप्टर को इचिलोव अस्पताल की छत पर बने हेलीपैड पर उतारा गया। अस्पताल में इन महिलाओं को स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर इजरायली महिलाओं की रिहाई की पुष्टि की। इन बुजुर्ग महिला बंधकों में से एक योशोवेद लिफ्शिट्ज के पोते ने दादी की रिहाई को एक भावुक पल बताया। हम औपचारिक घोषणा से बहुत भावुक और खुश हैं कि मेरी दादी योचेवेद लिफ्शिट्ज और नूरेट कूपर दोनों ओज के पास किबुत्ज से एक मानवीय कार्य के कारण हमारे पास वापस आ रहे हैं और मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि अब सभी यहां उनके आने की उम्मीद कर रहे थे। हमास की बंधक से रिहा हुई योशोवेद लिफ्शिट्ज एक पीस एक्टिविस्ट हैं। वे अपने 83 साल के पति ऑडिट के साथ मिलकर गजा में वर्षों से बीमार फिलिस्तीनियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करती रही हैं। वो जीवन भर मानवाधिकार कार्यकर्ता पीस एक्टिविस्ट रहे हैं। मेरे दादा दादी ने बेडोन्स, फिलिस्तीनियों, इजरायली हर उस व्यक्ति की मदद की जिसे इस क्षेत्र में मदद की जरूरत थी। एक दशक से भी अधिक समय तक वे बीमार फिलिस्तीनियों को इलाज कराने के लिए हर हफ्ते गाजा पट्टी के इरेज सीमा से इजराइल के अस्पतालों में ले जाते थे। So if the world wants to be a better place and want to be a place of humanity, हमास के कब्जे से 200 से ज्यादा बंधकों को रिहाई कराने के कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। इस बीच इजराइल हमास पर दबाव बनाने के लिए गजा पर लगातार हमले कर रहा है। जानकारों ने चेताया कि बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। बंधकों के कुछ परिवार भी बातचीत के ही पक्ष में हैं, लेकिन कुछ परिवारों का मानना है कि बातचीत में सालों लग सकते हैं और इजरायली सेना अपने जमीनी हमले के जरिए बंधकों को ढूंढ लेगी। कई लोग बंधकों को छुड़ाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। मैं और मेरे अच्छे दोस्त बंधकों को जीवित और सुरक्षित वापस लाने के लिए हमारी सरकार पर अधिक दबाव डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि हमास को नष्ट करना, न गाजा पर नियंत्रण करना और न ही कुछ और। इजराइल के पास बंधकों को संकट की स्थिति से निकालने का सालों का अनुभव है, लेकिन इजराइल इससे पहले भी घनी आबादी वाले गजा में बचाव अभियान से बचा है। बंधकों को छुड़ाने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। कतर की मदद से पहले 2 अमेरिकी नागरिक रिहा हुए थे। अब कतर और मिस्र की मध्यस्थता से 2 बुजुर्ग महिलाओं की रिहाई हुई है। इजराइल ने बंधकों की रिहाई में मध्यस्थता के लिए मिस्र का शुक्रिया अदा किया। और इस संघर्ष के विस्तार को लेकर दुनिया भर के नेता चिंतित हैं। जहां ज्यादातर देश इजराइल के साथ समर्थन जता रहे हैं, सपोर्ट जता रहे हैं, वहीं ये गुहार भी लगा रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, मानवीय जो वहां स्थिति है, जो उभर रही है मानवीय संकट, उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। जो मानवीय सहायता है, राहत सामग्री है, उसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और इसी के बीच इसी के लिए तमाम दुनिया भर के नेता यहाँ तेल अवीव में आ रहे हैं। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहाँ हैं, कल नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री यहाँ थे। क्या हो रहा है इन कूटनीतिक प्रयासों से, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल हमास संघर्ष के बीच कूटनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है। संघर्ष विराम को लेकर प्रयास जारी हैं। दुनिया भर के नेताओं का मेल मुलाकातों का दौर भी जारी है। इजराइल के समर्थन में पश्चिमी देश लगातार समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे। मैक्रोन ने एयरपोर्ट पर ही हमास हमले के पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की। मैक्रोन ने पीड़ित परिवारों को गले लगाकर सांत्वना दी। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हरजोग से मुलाकात की। बातचीत के दौरान मैक्रोन ने बिना किसी भेदभाव के बंधकों के रिहाई को प्राथमिकता बताया। साथ ही कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में इजराइल अकेला नहीं है। The first objective we should have today is the release of all hostages without any distinction, because this is an awful crime to play with these lives of children, adults, all people, civilians and soldiers. But I want you to be sure that you are not left alone in this war against terrorism.
इससे पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट इजरायल के दौरे पर यरूशलेम पहुंचे थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलकर नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने इजरायल पर हमास के हमले को भयावह बताया। साथ ही इस बिगड़ती हुई स्थिति पर आगे कैसे बढ़ना है, इस पर बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुझे इजरायल आकर अच्छा लग रहा है। इस हमले को रोकने और लोगों की सुरक्षा बहाल करने के लिए इजरायल जो कर रहा है उसके प्रति मेरा सम्मान है। मैं जानता हूं कि इस हमले में कई इजरायली लोग मारे गए हैं। यह भयानक और भयावह है। हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अब आगे कैसे इस स्थिति पर बेहतर ढंग से आगे बढ़ा जाए। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नीदरलैंड्स को इजरायल का करीबी दोस्त बताया। नेतन्याहू ने हमास के साथ संघर्ष को बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष बताया। नीदरलैंड इजरायल का बेहतरीन दोस्त रहा है। यह युद्ध बर्बरता और सभ्यता के बीच है। हमास ISIS है और जैसे पूरी दुनिया ISIS को हराने के लिए एकजुट हुई थी, ठीक उसी तरह हमास को हराने और इजरायल के साथ खड़े होने के लिए एक बार फिर पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। नेतन्याहू से मिलने के बाद नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने रमाल्लाह में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इजरायल और गाजा में संघर्ष को क्षेत्र में आगे फैलने से रोकने पर नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। प्रधानमंत्री मार्क रूट ने 2 राज्य समाधान का आह्वान करते हुए इजरायल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की संभावना के महत्व पर भी बात की। इससे पहले ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस सोमवार को तेल अवीव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मित्सोताकिस ने आतंकी समूह हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने साथ ही गाजा में मानवीय पक्ष पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की वकालत की। पोप फ्रांसिस और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेलीफोन पर इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा की। पोप फ्रांसिस और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत दुनिया में संघर्ष की स्थितियों और शांति बहाल करने की आवश्यकता पर केंद्रित थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजरायल हमास संघर्ष पर पोप फ्रांसिस ने हमारा समर्थन किया है। अपनी बातचीत के दौरान पोप फ्रांसिस इस बात में बहुत रुचि रखते थे कि हम विशेष रूप से इस समय इजरायल हमास संघर्ष निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि हम कैसे इजरायल को सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसकी इजरायल को आवश्यकता है। हम जो कर रहे हैं पोप फ्रांसिस ने उसका पूरी तरह से समर्थन किया है। इस बीच ब्रिटेन एक बार फिर इजरायल के समर्थन के लिए आगे आया है। ब्रिटिश सरकार का मानना है कि अल अहली अस्पताल में विस्फोट संभवतः गाजा से दागी गई मिसाइल के कारण हुआ था। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुफिया आकलन के आधार पर हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों को ये जानकारी दी। इससे पहले अमेरिका और फ्रांस भी इस मामले में इजरायल को क्लीन चिट दे चुके हैं। वहीं पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के लिए रूस ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि संघर्ष को सुलझाने के लिए एक तरफा कदम केवल स्थिति को खराब कर सकते हैं। वहीं रूस ने इजरायल हमास संघर्ष के आगे और खतरनाक होने की आशंका जताई। मध्य पूर्व में संघर्ष में अमेरिका पहले से ही हस्तक्षेप करने वालों में से सबसे आगे रहा है, जिसमें अमेरिका द्वारा 2 लड़ाकू विमानों का समूह और कई हजार लड़ाकू सैनिकों को भेजना शामिल है। मैं समझता हूं कि हथियारों से संघर्ष क्षेत्र में जोखिम जितना अधिक होगा, संघर्ष बढ़ने का खतरा उतना ही अधिक होगा। अभी ये कहना तो मुश्किल है कि कूटनीतिक प्रयास और मेल मुलाकातें कितनी कारगर होंगी। कई देश इस संघर्ष के दायरे के बढ़ने को लेकर चिंतित हैं। साथ ही कई देश अपने बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भी इजरायल पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिए इजरायल भी अपने जमीनी हमले को लेकर देरी कर रहा है। और वहीं गजा में लगातार मानवीय सहायता राहत सामग्री पहुंच रही है। ट्रक लगातार मिस्र में जो दुनिया भर से राहत सामग्री आ रही है, वो 20 ट्रक रफा क्रॉसिंग के थ्रू के वाया पास होते हुए गजा पट्टी में जाते हैं। तीसरी खेप के 20 ट्रक राहत सामग्री लेके कल भी पहुंचे, आज भी और ट्रक जा रहे हैं। अमेरिका लगातार मानवीय मदद पहुंचाने के लिए मिस्र, इजरायल और के संपर्क में है और संयुक्त राष्ट्र के संपर्क में भी है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गजा के लिए अतिरिक्त 20 मिलियन पाउंड्स की मानवीय मदद की घोषणा की है।
गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की तीसरी खेप लेकर 20 ट्रक और पहुंचे। इन ट्रकों के जरिए पानी, खाद्य पदार्थ और जरूरी दवाओं को पहुंचाया गया। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इजराइल हमास संघर्ष के बाद शनिवार को पहली बार 20 ट्रक मानवीय सहायता लेकर गाजा में दाखिल हुए थे। पिछले 3 दिन में 54 ट्रकों के जरिए मानवीय सहायता पहुंचाई गई है। दक्षिणी गाजा में पहुंचने वाली मानवीय सहायता की खेप की पहली छटनी होती है और तुरंत ही जरूरतमंदों तक सहायता को पहुंचाया जाता है। काफी कम मानवीय मदद होने के कारण अभी ये दक्षिण गाजा तक सीमित है। गाजा में पहुंचने वाली मदद में ईंधन का शामिल न होना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने ईंधन के अगले 2 दिन में खत्म होने पर चिंता जताई है। गाजा में प्रवेश करने वाली सहायता डिलीवरी में ईंधन शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ने बताया कि आने वाले दिनों में ईंधन की आपूर्ति रुक जाएगी क्योंकि उनके पास ईंधन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में UNWRA की बड़ी भूमिका है। गाजा में अभी रोजाना 15 से 20 ट्रकों के जरिए मानवीय मदद पहुंचाई जा रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि गाजा को इस वक्त रोजाना कम से कम 200 ट्रकों की जरूरत है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने से पहले रोजाना 500 ट्रकों के जरिए मदद पहुंचाई गई थी। इधर अमेरिका लगातार मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। अमेरिका के विशेष दूत डेविड सटरफील्ड गाजा में सहायता लगातार जारी रखने के लिए इजराइल, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र से बातचीत जारी रखे हुए हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं जिससे कि रफाह क्रॉसिंग के जरिए सहायता लगातार आती रहे। आप सही हैं कि हमें नहीं लगता कि 1 काफिले, 2 काफिले, 3 काफिले की डिलीवरी पर्याप्त है। हम रफाह के जरिए लगातार मानवीय सहायता को पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। इस पर काम करने के लिए राजदूत सटरफील्ड, मिस्र सरकार, इजराइल सरकार और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि गाजा में नागरिकों को हमास के हस्तक्षेप के बिना भोजन, पानी, चिकित्सा देखभाल और अन्य सहायता मिलती रहेंगी। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए अतिरिक्त सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार गाजा के लिए अतिरिक्त 20 मिलियन पाउंड की मानवीय सहायता प्रदान करेगी। हमें पानी, भोजन, दवा और ईंधन को मदद के तौर पर लगातार पहुंचाने की जरूरत है। इसके लिए हम कूटनीतिक दबाव बनाए रखेंगे। हम गाजा में नागरिकों की मदद के लिए पहले ही 10 मिलियन पाउंड की अतिरिक्त सहायता देने का वादा कर चुके हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं आज घोषणा कर सकता हूं कि हम और आगे बढ़ रहे हैं। हम गाजा में नागरिकों को अतिरिक्त 20 मिलियन पाउंड की मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनी लोगों को हमारे पिछली मदद के दोगुने से भी अधिक है। यूरोपीय संघ ने इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए संघर्ष को विराम देने पर चर्चा की। कुछ सदस्य देशों ने इस पर आपत्ति जताई। मानवीय स्थिति, यह मैं नहीं हूं जो आपको समझाऊंगा कि आप टीवी स्क्रीन पर क्या देख सकते हैं। ये बहुत गंभीर है और एकमात्र चीज जो हम कर सकते हैं वो है युद्ध विराम की मांग करना और मानवीय सहायता को पहुंचने को बढ़ावा देने की मांग कर सकते हैं। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रफाह सीमा तक 40 से अधिक ट्रक इंतजार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम किसी भी समय मानवीय सहायता को लेकर पहुंचने के लिए तैयार है। कई देश आगे बढ़कर मानवीय मदद भेज रहे हैं, लेकिन गाजा में तेजी से ये मदद पहुंच नहीं पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो गाजा में स्थिति बहुत खराब है। मानवीय संकट हर घड़ी बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों का बुरा हाल है। 7 अस्पताल हेल्थ सुविधाओं के चलते बंद हो चुके हैं, रुक चुके हैं। वहाँ अस्पतालों में बिजली नहीं है क्योंकि जनरेटर्स में ईंधन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिकल सुविधाएं बंद हो रही हैं। गाजा के अस्पतालों में नवजात शिशुओं का सबसे बुरा हाल है। देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल हमास संघर्ष के दौरान गाजा शहर के अल अहली अस्पताल में हुए जोरदार धमाके की गूंज ने सबको हिलाकर रख दिया था। जंग का सबसे बड़ा खामियाजा गाजा के अस्पतालों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पतालों की स्थिति चरमरा रही है।
2 सप्ताह से अधिक समय से चल रहा संघर्ष जारी है। एक तरफ जहां संघर्ष की चपेट में आए हजारों घायल इलाज के लिए दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं नियमित मरीज भी दवा, ईंधन और पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। गाजा के अस्पतालों में नवजात शिशुओं का जीवन भी खतरे में नजर आ रहा है। गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल में डॉक्टर अपने नवजात मरीजों के लिए एंटीबायोटिक समेत बुनियादी दवाएं और ईंधन जैसी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। كما ترون جميع ما في القسم هم أوزان قليلة। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सभी बच्चे कम वजन के हैं और उन्हें 24 घंटे गहन देखभाल की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे पास बुनियादी दवाओं जैसे कैफीन साइट्रेट और एंटीबायोटिक्स जैसे एस्पिरिन और जेटामाइसिन और सर्फेक्टेंट की कमी है। हमारे पास वेंटिलेटर हैं, लेकिन अब 7 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उन्हें संचालित करने के लिए सही केबल नहीं है। हम केवल 10 वेंटिलेटर के साथ काम कर रहे हैं, जो एक मजबूत संकेत है कि इस विभाग की विफलता सामने आ रही है। हम सभी से आह्वान करते हैं कि इस महत्वपूर्ण विभाग के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति भेजें, नहीं तो हमें भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। وهذا إشارة قوية على قرب انهيار هذا القسم। गाजा पट्टी में 130 ऐसे नवजात शिशु हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर पर रखा गया है। इन इंक्यूबेटर को चलाने के लिए जनरेटरों में ईंधन की कमी होती जा रही है। नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए कई अन्य जीवन रक्षक उपकरणों को बंद कर दिया गया है। अल शिफा अस्पताल डॉक्टरों की कमी से भी जूझ रहा है। इजराइल के हमले और सड़कों के बंद होने के कारण कई डॉक्टर दक्षिण गाजा के दूसरे अस्पतालों में काम कर रहे हैं। نحن نعمل فريق واحد مكون من 4 أطباء। हम 4 डॉक्टरों की एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे सभी डॉक्टर सहकर्मी गाजा के दक्षिण में रहते हैं और हमलों और मुख्य सड़कों के बंद होने के कारण वो अब दक्षिण गाजा के अस्पतालों में काम कर रहे हैं। अस्पताल में हम न केवल नवजात शिशुओं का इलाज कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चों का भी इलाज कर रहे हैं जो भागकर अल शिफा हॉस्पिटल आए हैं। 60,000 से अधिक लोगों के बच्चों को किसी न किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या है। डॉक्टर और नर्स उन बच्चों की जाँच कर रहे हैं। نعاني بشدة من الوضع العام داخل القسم। गाजा के अस्पतालों के लिए दवाएं और अन्य चिकित्सीय सुविधाएं मानवीय सहायता के रूप में पहुंच रही हैं। अस्पतालों को लगातार बिजली गुल होने का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की क्षमता से कई गुना ज्यादा मरीज भर्ती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में अस्पतालों की बिगड़ती हुई स्थिति पर चिंता जताई है। For the 14th consecutive day, Gaza remains under full electricity blackout. लगातार 14वें दिन गाजा में पूरी तरह से बिजली गुल है। बिजली, दवा, उपकरण और विशेषज्ञ कर्मियों की कमी को देखते हुए अस्पताल में स्थिति गंभीर बनी हुई है। गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शिफा अस्पताल वर्तमान में लगभग 5,000 रोगियों का इलाज कर रहा है, जो इसकी सामान्य क्षमता 700 से काफी अधिक है। गाजा में मानवीय सहायता के तौर पर अब तक 3 खेप में 54 ट्रकों से जीवन रक्षक दवाएं और अन्य सामग्री पहुंच रही है, लेकिन ये मदद काफी कम साबित हो रही है। अब तक मानवीय सहायता के तौर पर गाजा में ईंधन नहीं भेजा गया है। अस्पतालों में नवजात शिशुओं के लिए दवाओं के अलावा इंक्यूबेटर चलाने के लिए ईंधन की जरूरत है। इनके लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवीय सहायता के तौर पर ईंधन भेजने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इजराइल हमास के हाथों में ईंधन पहुंचने की आशंका से ईंधन नहीं भेज रहा है। तो मानवीय संकट गहराता जा रहा है। स्थिति घड़ी भर घड़ी खराब होती जा रही है। ईंधन नहीं है, खाना नहीं है, पीने का पानी खत्म हो चुका है। लोग नॉन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस से पानी पी रहे हैं। हैजा फैलने की आशंका है। अस्पतालों में की रिपोर्ट आपने देखी। अल कुद्स, अल शिफा जैसे बड़े अस्पतालों में भी मेडिकल सप्लाईज ख़त्म हो रही हैं और जो राहत सामग्री अंदर जा रही है, जितनी ज़रूरत है उससे बहुत कम है। यूएन चीख चीख के गुहार लगा रहा है कि और राहत सामग्री जाने दें। वहीं लड़ाई भी थमने का नाम नहीं ले रही है। उसके उल्टा लड़ाई आने वाले दिनों में और तीव्र होगी। इस सब के बीच स्थिति लगातार खराब हो रही है। हमारी आज की ये पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम आपको पल पल की खबर लाते रहेंगे। डीडी न्यूज़ देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।